नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबको अपना एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि वर्ग दो के तत्व, जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्षारीय मृदा धातु। ठीक है। वर्ग दो में, वर्ग एक में जब आपको पढ़ा रहा था उस टाइम मैं आपको बता दिया था इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं दोस्तों। लिथियम, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। वर्ग एक तत्व के जो भी तत्व हैं उनके गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक है, उनके बारे में जो भी जानकारी थी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एंथैल्पी, त्रिज्या, द्रव्यमान, क्वथनांक, घनत्व, ये सब मैं आपको बता दी हूँ। अगर आपको वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिए, अदरवाइज मेरे चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। उसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट भी बनाया हूँ जिसमें है कि एस ब्लॉक के तत्व के नाम से, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है। तो वर्ग एक के तत्वों के बारे में मैं आपको पूरा बता दिया हूँ, और इसके यौगिक के बारे में भी। ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं वर्ग दो के तत्व, यानी क्षारीय मृदा धातु, जिसे हम लोग एस ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हैं। ठीक है। जिसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको हम लोग वर्ग दो को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है। इसमें दोस्तों आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ये तत्व इसमें आते हैं। ठीक है। कौन कौन से आते हैं, नाम भी लिख दे रहा हूं मैं। बेरिलियम, ये इसका संकेत है और इसका परमाणु संख्या। ठीक है। बेरिलियम, बेरिलियम, उसके बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, इसके बाद आता है आपका कैल्शियम, फिर आता है स्ट्रांसियम, फिर आता है बेरियम, फिर आता है रेडियम। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, इसका परमाणु संख्या है जो है कि 4, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रांसियम का 38 और बेरियम का 56 और रेडियम का 88। ये इसका परमाणु संख्या। तो दोस्तों, आवर्त सारणी में आपको कैसे इनके सारे एलिमेंटों को याद किया जाता है, उसके लिए मैं आपको वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दिया हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा कि आवर्त सारणी में कितने, जो भी 108 अभी तक जो भी खोज हुए हैं, उस सभी का तत्वों का नाम आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है। तो आवर्त सारणी में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि हम एक एलिमेंट, जैसे बेरिलियम के बारे में हमने पढ़ा, जो इसका गुण होगा वही मैग्नीशियम का होगा, कैल्शियम का, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है। यही इसका मेन फैक्ट है। ठीक है। तो देखिए, इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉनिक बिना 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें, तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसी प्रकार जब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इसी प्रकार जब कैल्शियम का लिखते हैं तो आ जाता है 4s2, जब स्ट्रांसियम का लिखते हैं तो आ जाता है 5s2, जब बेरियम का लिखते हैं तो आता है 6s2, और इसका लिखते हैं तो आता है 7s2। ठीक है। इसका क्या मतलब कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं इस दो वाले की, वर्ग दो के तत्व की, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आता है वो S2 में आता है। ठीक है। S2 में, S2 में, S2 में, S2 में, S2 में। ठीक है। इसका मतलब यही है कि जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो S2 में आएगा। ठीक है। अब इसका जो हम लोग को मेन पढ़ना है वो है इसका, देखिए अब, भौतिक गुण। ठीक है। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी,
ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैं आपको ऊपर बताया था। तो क्या बोलता है कि वर्ग 2 के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n(s)(2) होता है। ठीक है, जहां n है नंबर ऑफ सेल। जैसे वही मैं आपको ऊपर बता रहा था, जैसे बेरिलियम का लिखते हैं, परमाणु संख्या 4 होती है, लिखेंगे तो 1s2 2s2, तो ये है ना 2s2। इसी प्रकार जैसे हम मैग्नीशियम का लिख देते हैं, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, तो n(s)2 ये s2 लास्ट इलेक्ट्रॉन s2 में जाएगा, और n नंबर ऑफ सेल, जैसे ये 2 है और ये 3 है, अगला 4 में जाएगा, उसके बाद 5 में। देख रहा, ऊपर मैं आपको बता दिया हूँ, जैसे ये 5 में आया है, 6 में आया है, 7 में आया है। ठीक है, तो ऐसे ही तो जो वर्ग 2 के तत्व होते हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है ns2 में जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आयनन एंथैल्पी यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो क्या बोलता है कि पहले अवस्थानिकी के जो भी, पहले आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी बता देता हूँ। आयनन एंथैल्पी क्या होता है कि कोई भी सबस्टेंस है उसको आयनिक फॉर्म में लाने के लिए हमको उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए हमको कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिसको हम डालकर अपना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, तो किसी भी सबस्टेंस को आयनिक फॉर्म में चेंज करने के लिए, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि आयनन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि आवर्त सारणी में बेरियम से रेडियम यानी ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी घटता है। कैसे घटता है वो देखिए। मान लीजिए ये बेरिलियम है। ठीक है, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसके बाद क्या आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के 2, ये इसका सेल है। ठीक है, तो इसमें 2 सेल है और इसमें 3 सेल है। तो जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती है, ठीक है, इसको 2 सेल है। ठीक है, तो ये जितना कम दूरी पर रहेगा, ये इससे जितनी दूरी इसकी कम रहेगी उतने ही ज्यादा फोर्स से ये इससे अटैच रहेगा। ठीक है, और ये ज्यादा फोर्स से अटैच रहेगा तो हमको ज्यादा ऊर्जा चाहिए निकालने के लिए। ठीक है, और ये जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, तो इसका ये दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा, ये कम फोर्स से इसे अटैच रहेगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या आता है, पहले बेरिलियम आता है। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, फिर कैल्शियम आता है, स्ट्रांसियम आता है, बेरियम आता है, रेडियम आता है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, हमारा सेल जो है ये इंक्रीज करते रहता है, बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे बढ़ेगा इसकी दूरी बढ़ती जाएगी और हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसका आयनन एंथैल्पी जो है घटते जाता है। ठीक है, क्योंकि जितना दूर होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इसका आयनन एंथैल्पी। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है जलयोजन एंथैल्पी यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये भी सेम है आयनाइजेशन एंथैल्पी के जैसे। ठीक है, उसमें क्या था कि आयन में चेंज कर लेकिन इसमें क्या है कि उसको जलीय फॉर्म में चेंज करके उसके हाइड्रोजन से जो निकलता है हाइड्रोजन, उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको हम लोग जलयोजन एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये क्या बोलता है कि बेरिलियम से रेडियम तक जाने में जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है, जलयोजन एंथैल्पी का मान घटते जाता है। सेम है, दूरी जाहिर सी बात है, दूरी बढ़ेगी तो आप आसानी से उसको इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, आपको पता है उसका रेडियस बढ़ते जाता है हर एक का। उसके बाद जैसे ही रेडियस बढ़ेगा आप आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो इसलिए इसका मान ऊपर से नीचे आने पर घटते जाता है, या फिर बोल लीजिए बेरियम से रेडियम तक जाते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है चौथा पॉइंट की धातुई गुण यानी कि मेटालिक प्रॉपर्टी। तो क्या बोलता है कि वर्ग 2 के सभी तत्व धातुई होते हैं। ठीक है, आप सबको पता है, और जब ये धातुई हैं तब ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब इसे ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि द्रवनांक तथा क्वथनांक। ठीक है, द्रवनांक तथा क्वथनांक का होता है, आपको इजीली समझना होगा। और अगर आपको ये वीडियो चाहिए, मैं इस पे एक वीडियो बनाया हूँ, आपको द्रवनांक तथा क्वथनांक समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि द्रवनांक तथा क्वथनांक दोनों एक ताप होता है, वह ताप जिसपे कोई पदार्थ उबलने लगता है, वह ताप उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारा पानी है, पानी जब हम लोग उसको गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये खौलने लगता है, उबलने लगता है, तो इसका क्वथनांक इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, किसका? पानी का। ठीक है, वही द्रवनांक क्या होता है कि वह ताप जिसपे कोई पदार्थ पिघलने लगता है, वह ताप उस पदार्थ का द्रवनांक कहलाता है। मतलब कि अगर हम लोग बर्फ पानी को जब हम बर्फ करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर जाते हैं तो ये पिघलने लगता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो बर्फ होता है उसका द्रवनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आई होप आप लोग को द्रवनांक और क्वथनांक अच्छे तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातुओं का द्रवनांक तथा क्वथनांक अधिक होता है। मतलब वर्ग 1 की तुलना में वर्ग 2 के जो भी एलिमेंट है उनका द्रवनांक क्वथनांक हाई होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीकरण विभव, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब कि सभी क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। ठीक है, जो भी क्षारीय मृदा धातु होते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। ठीक है, +2 के फॉर्म में होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं इसका रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं आपको भौतिक गुण बता दिया था। ठीक है, और उसके तत्व क्या है, और अब देखते हैं रासायनिक गुण, जिसमें हमको पढ़ना है कि यह जल, वायु, अम्ल, हैलोजन से यह सब क्रिया करके बनाता क्या है। यही होता है केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी चीज से अभिक्रिया करके और बनाता क्या है। तो देखिए इसमें पहला पढ़ना है कि हमको वायु से अभिक्रिया, मतलब रिएक्शन विथ एयर, मतलब हवा से अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है। तो देखिए वर्ग 2 के तत्व हवा से अभिक्रिया कर धातु की ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, वर्ग 2 के तत्व जो भी है हमारा, जो कि बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है। ठीक है, तो ये सब जब हवा से अभिक्रिया करेंगे तो उसके ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बेरिलियम है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो इसका ऑक्साइड बना लिया। मैग्नीशियम है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। जो कैल्शियम है ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया। तो जो वर्ग 2 के तत्व हैं वो हवा से अभिक्रिया करेंगे और वो ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए जल से अभिक्रिया, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ वाटर। तो वर्ग 2 के तत्व जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड जैसे मैग्नीशियम है, जल से अभिक्रिया किया 2H2O, तब MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। ठीक है, इसी प्रकार कैल्शियम है, जब जल से अभिक्रिया किया 2H2O, तब CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया और H2 गैस रिलीज किया। तो जब जल से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तीसरा क्या है हैलोजन। हैलोजन से अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विथ हैलोजन। हैलोजन फैमिली में कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो क्या बोलता है कि सभी क्षारीय मृदा धातुएं हैलोजन से अभिक्रिया कर MX2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। MX2 प्रकार के मतलब क्या कि ये है हमारा मेटल, मतलब वर्ग 2 के जो भी तत्व होंगे वो M की जगह पर लिखे जाएंगे और X मतलब हैलोजन। देखिए जहाँ X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है, क्लोरीन से अभिक्रिया किया Cl2 तो MgCl2 बना लिया। ठीक है, तो ये Mg जो है ये मेटल, यहाँ पे ये M की जगह पर Mg है और Cl2 जो है X का जगह है, तो ये बना लिया ना MX2, 2 क्लोरीन है तो MX2। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि सभी क्षार धातुएं अभिक्रिया कर MX2 प्रकार के हाइलाइड बनाएंगे। दोस्तों इसका मतलब कि ये आप लिख देंगे ना तो
बहुत सारी आपको सोल्यूशन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आप मैग्नीशियम भी रख सकते हैं, बेरिलियम भी रख सकते हैं, कैल्शियम भी रख सकते हैं, इसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रख सकते हैं। ठीक है, तो आप MX2 सिर्फ लिख देंगे तो आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, और जब आप हाई क्लास में जाते हैं तो ऐसे ही आपको मिलेगा लिखने को और पढ़ने को। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है, अम्लों से अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विथ एसिड। तो देखिए क्या बोल रहा है कि सभी क्षारीय मृदा धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। मतलब जो भी क्षारीय मृदा धातु होंगे जब अम्ल से अभिक्रिया करेंगे, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है, तो इन सब से जब अभिक्रिया करेंगे तो उसमें जो हाइड्रोजन होते हैं HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन है ना, तो ये हाइड्रोजन को निकाल देंगे यानी विस्थापित कर देंगे, जिसमें बेरिलियम बहुत धीरे धीरे तथा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम तेजी से अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। मतलब बेरिलियम बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा और बेरिलियम को छोड़कर बाकी जो भी तत्व होंगे वर्ग 2 में वो अम्लों के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम है जो HCl से अभिक्रिया किया, MgCl2 बनाया और H2 गैस निकल गया। ठीक है, तो यही है। इसी प्रकार H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तभी हाइड्रोजन गैस मुक्त रहेगा। तो ये रहा वर्ग 2 के तत्व के बारे में फुल डिटेल्स। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि वर्ग 2 में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो बेरिलियम आते हैं, मैग्नीशियम आते हैं, कैल्शियम आते हैं, स्ट्रांसियम आते हैं और बेरियम और रेडियम। ठीक है, इनके परमाणु संख्या बता दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है। ठीक है, इनके आयनन एंथैल्पी जो होता है ऊपर से नीचे आने पर घटती है, जलयोजन एंथैल्पी भी घटती है। ठीक है, इसका दोलनांक उतनांक जो वर्ग 1 में तत्व है उनकी अपेक्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, ये सब तो आपको बता दिया। अब ये धातु होते हैं और ये ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, इसका जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण अवस्था जो +2 में होता है। ठीक है, ये जल से अभिक्रिया करके, वायु से अभिक्रिया करके ये ऑक्साइड बनाते हैं, जल से अभिक्रिया करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो दोस्तों यही है वर्ग 2 के तत्व के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप लोग स्टडी करते रहें। थैंक यू।